Good afternoon, students. Again, you are most welcome on the platform of Shahid Pramod B.Ed College, Muzaffarpur, and under the course BSc B.Ed Integrated course, your subject is Physics Part 1 and myself is Krishna Kumar, and today's topic is inertial and gravitational mass. So, on the very first lecture already I have given a gravitation as a fundamental nature of force. Later on I will discuss today the inertial and gravitational mass. Okay. Actually, regarding the mass, already I have given a brief, but again I would like to recall this. So, what is the mass? Mass means there is some weightage. मास क्या है? मास वेटेज है. मास ये डिफाइन करता है कि कोई भी बॉडी या कोई भी थिंग्स नेचर में एग्जिस्ट करता है. सपोज इफ देयर इज अ बॉडी, so it will be made by teeny particles, and that is called matter. Means anything is made up of teeny small particles, and that is called matter. So mass है क्या? ये छोटे छोटे मैटर का अगर जो भी क्वांटिटी है उसको हम इकट्ठा कर लें. एक रबर का बॉल है और रबर का बॉल बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा, तो जितने भी सारे पार्टिकल है यानी कि उसके क्वांटिटी को अगर हम इकट्ठा कर दें, गैदर कर दें, जिसके कारण वो पार्टिकुलर बॉडी बना है, पार्टिकुलर थिंग्स, एनीथिंग, दैट कैन बी एनीथिंग, तो दैट इज मास. यानी कि अमाउंट ऑफ द मैटर और वेटेज, दिस इज द अमाउंट ऑफ द मैटर और क्वांटिटी ऑफ द मैटर दैट इज पोजेसिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ दैट पार्टिकुलर बॉडी. यानी कि उस बॉडी को या कोई भी चीज को तैयार करने में जितने भी मैटर्स, जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें लगे हैं, उसके क्वांटिटीज को, उसके वेटेज को अगर हम इकट्ठा कर लें तो दैट इज मास. तो यू कैन राइट डाउन द मास. इट इज ए क्वांटिटी of matter possessed to prepare any particular body is called mass. It is quantity of matter possessed to prepare any particular body is called mass. So mass can be of two nature. Mass is divided into basically two parts. You can take it down. Mass is subdivided into two parts. One is inertial and second is gravitational. And today's topic is this only,
inertial and gravitational mass. So this is the inertial mass about which we will talk first. So as name suggests, inertial mass is related with inertia. And what is the inertia? In the previous lecture I have also discussed about that. Inertia is nothing but it is property of any body or any matter by which anybody wants to maintain their state. यानी कि अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है. इफ वी आर इन मोशन, अगर हम मोशन में है तो मोशन में रहना चाहते हैं, अगर हम रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहते हैं. यानी कि इफ एनी पार्टिकल इन मूविंग कंडीशन, तो हमेशा मूवमेंट ही करना चाहेगा वो. अगर रुका हुआ है तो रुका ही रहना चाहता है. एंड दिस इज declared by Mr. Newton. In the Newton's second law, न्यूटन का दूसरा गति नियम क्या था कि कोई भी वस्तु स्थिरा अवस्था या गत्यावस्था में तब तक रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे. Anybody wants to or keep the state of motion as well as rest unless and until there is एक्टिंग ए एक्सटर्नल फोर्स. यानी कि जब तक उसमें फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि आप सो रहे हैं सुबह में, तो जब तक आपको धक्का नहीं लगाएंगे तब तक आप नहीं उठेंगे. तो जो आपका सिचुएशन है कि आप सो रहे हैं, यू डू नॉट वांट टू गेट अप, तो दैट इज इनर्शिया. दैट इज इनर्शिया. यही तो कारण है कि जब हम चल रहे होते हैं और अचानक से जब ब्रेक लगता है तो हम चौंक जाते हैं, बिकॉज कि हम अपना एक स्टेट मेंटेन कर रहे होते हैं. जब हम बाइक चला रहे होते हैं तो बाइक के मोशन के साथ हम एक्सेलरेशन में होते हैं, एंड एज सुन एज यू अप्लाई द ब्रेक, तो वो आपका जो ये मूवमेंट है वो ब्रेक होता है. और जब ब्रेक होता है तो आप चौंक जाते हैं. यानी कि आप क्या होता है, मूवमेंट करते करते आप रेस्ट में आते हैं तो उसको कुछ तो समय लगता है, और दैट इज डन बाय दिस फोर्स. यानी कि अगर आप सही से सोचे तो कौन सा ऐसा चीज है जो आपको एक्सलरेट होने में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है? दैट इज मास. मास ही तो एक ऐसा चीज है कि जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आप चौंक जाते हैं, यानी कि आपका ब्रेक हो रहा है, यानी कि मास उसका अपोज कर रहा है. अगर मास आपके बॉडी में नहीं है, इफ यू आर हैविंग जीरो मास, कुछ भी नहीं है, तो आप ब्रेक लगाओ या कुछ भी लगाओ, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. यानी कि मास क्या है, एक अपोजिंग फैक्टर है जो कि आपको रोकता है, अपोज करता है. यानी कि इन द अदर वर्ड्स यू कैन डिफाइन द मास लाइक दिस इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू अपोज द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. यानी कि दिस इज द एबिलिटी, मास के पास इतना एबिलिटी है कि दिस इज द एबिलिटी of magnitude to oppose the production of acceleration. यानी कि एक्सेलरेशन को अपोज करने वाला जो चीज है, that is called mass. और since we are talking the inertia, so this is inertial mass. So you can define what is inertial mass. Ability of body to oppose the production of acceleration of its acceleration
of its motion by inertial mass. The ability of body to oppose the production of acceleration of its motion by inertial mass. यानी कि inertial mass क्या कर रहा है, अपना एक एबिलिटी दिखा रहा है जिसके कारण वो एक्सेलरेशन के प्रोडक्शन होने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। ये आपको समझ में आ गया कि इनर्शियल मास आया कहां से? ओके। अगर हम मैथमेटिकली देखें तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, F is equal to ma. So here m is nothing but mi, that is inertial mass. When you will find out the mi, that is F upon a. If you put acceleration as a 1 unit, so that is F upon 1, that is F. Means mi is equal to the force provide acceleration is unit. यानी कि for 1 unit of acceleration inertial mass is equal to that is of force. यानी कि inertial mass is the magnitude of force. Inertial mass is the magnitude of force when acceleration of body is 1 unit. When acceleration of body is 1 unit, you can take down. Inertial mass is magnitude the external force when acceleration due to motion is 1 unit. तो अब मुझे लग रहा है कि आपको एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा. नाउ we talk about some basic properties of inertial mass. Properties of inertial mass. So what is the first property? Gravity has no impact on inertial mass. यानी कि इनर्शियल मास पे ग्रेविटी का कुछ भी इंपैक्ट नहीं होता है. यानी कि वो कहीं भी हो, एनीवेयर, लेकिन उसका जो मास है वो ग्रेविटी से इंडिपेंडेंट है, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट है द इनर्शियल मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the quantity of matter that is possessed. यानी कि जो इनर्शियल मास है वो जिस मैटर से बना हुआ है उसके क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. यानी कि उसके छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो जिस कण से बना हुआ है, अगर उसका क्वांटिटी बढ़ेगा तो इनर्शियल मास का भी क्वांटिटी बढ़ेगा.
That is the second one. Third one is inertial mass does not depend upon shape, size and state of the body. यानी कि जो इनर्शियल मास है किसी भी बॉडी के शेप, कैसा भी शेप हो, कैसा भी साइज हो, किसी भी स्टेट में हो, अदर लिक्विड, गैस और सॉलिड स्टेट, उस पर डिपेंड नहीं करता है. इन ऑल द केसेस द इनर्शियल मास विल बी सेम. इनर्शियल मास विल बी सेम. अब पूछेंगे ऐसा क्यों? बिकॉज की इनर्शियल मास किसी के सेंटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है. दिस इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स, दिस इज a translatory force. That's why material might be of any shape, rectangular, circular, cylindrical, spherical or whatever, but MI does not depend upon its shape, size and that of state of body. Again, fourth point, MI is, that is inertial mass is independent from its temperature. यानी कि कोई भी बॉडी है जिसका इनर्शियल मास अगर आपको निकालना है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, क्या टेम्परेचर कम है, ये ठंडा है, क्या गर्म है, और एनी टेम्परेचर कंडीशन द वैल्यू ऑफ MI inertial mass will not be changed. Means inertial mass is independent from the temperature of the body. Okay. Next point is that is fifth property you can say. Inertial mass does not affect the presence or absence of any other body. अगर यहां पे कोई बॉडी रखा हुआ है और इसके बाजू में कोई दूसरा बॉडी रखा हुआ है, तो इसके MI पे, इस पर्टिकुलर बॉडी के इनर्शियल मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि ये दोनों बॉडी टकरा नहीं रहे, दोनों मोशन में टकरा नहीं रहे. अगर ये मोशन में है तो दोनों मोशन में चाहिए, अगर ये दोनों रेस्ट में है तो दोनों रेस्ट में चाहिए. यानी कि दोनों का जो स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट शुड बी आइडेंटिकल. तो किसी भी एक बॉडी का इनर्शियल मास जो है इसके रहने या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओके. उसके बाद ये जो MI है, अगर उसका वैल्यू निकालना है तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज F इक्वल टू MA. यानी कि अगर आपको एक्सीलरेशन मालूम है, फोर्स मालूम है, तो इनर्शियल मास कैन बी इजली कैलकुलेटेड. यानी कि MI फॉलोज द रूल ऑफ अलजेब्रा.
फिजिकली और केमिकली। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर दोनों बॉडी आपस में टकरा रहे हैं या कांटेक्ट में आ रहे हैं तो ये दोनों का जो मास होगा वो कंजर्व्ड होगा। अगर ये 3 kg है, अगर ये 2 kg है, तो आप किसी भी कंडीशन में इस दोनों का वेट लेंगे तो हमेशा 5 kg आएगा। हो सकता है कि टकराने के क्रम में एक बॉडी उसमें से बिखर जाए तो इसका कम हो जाएगा, लेकिन वो जो टुकड़ा है उसको भी अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो इस तीनों का समेशन 5 kg होगा। यानी कि द इनर्शियल मास इज कंजर्व्ड। कंजर्व मीन्स क्या? बैलेंस्ड, यानी उनसे कुछ भी लॉस नहीं होगा। हो सकता है उसका शेप चेंज हो जाए, टकराने के बाद हो सकता है शेप चेंज हो जाए। जैसे आटा का गोली ले लो, 2 आटे को गोली को अगर आपस में तुम चिपकाओगे तो हो सकता है जो उसका स्फेरिकल शेप वो सिलिंड्रिकल हो जाए या बिल्कुल चिपक जाए, लेकिन उसका जो वेट होगा उसमें कोई कमी नहीं आएगी। यानी कि उसका जो मास है वो क्या है? कंजर्व्ड है। यानी कि इनर्शियल मास इज कंजर्व्ड of a body when it comes into contact with other bodies. So these are the few properties of inertial mass. So I think there is no any problem to understand the concept of inertial mass. Inertial mass can be calculated from the second law of Newton, F is equal to ma. Okay. Okay. This is all about the inertial mass. Now we are moving on the second part of this lecture, that is gravitational mass. Gravitational mass. Sometimes it is called a mg. पिछले लेक्चर में हमने बात किया था, जब मैं ग्रेविटेशन एज ए फंडामेंटल नेचर ऑफ फोर्स की बात कर रहा था, तो इफ देयर आर 2 बॉडीज, one is m, that is mg. So and it is distant from r, so F is equal to gm mg upon r square. I have told this. The force between 2 bodies is gm mg upon r square, where mg is the weight of the body and this m is the body of weight of the earth, mass of the earth. So if you find out the mg, that is F upon gm upon r square, and this gm upon r square is nothing but gravity due to acceleration, means this mg will be equal to F upon g. यानी कि अगर आप इनर्शियल मास का जो फॉर्मूला है उसको अगर कंपेयर करेंगे तो एम आई वाज इक्वल टू एफ अपॉन ए, तो फोर्स तो दोनों में है, यहां भी है और यहां भी है. Well, the difference is there. This is the acceleration and this is the acceleration due to gravity. यानी कि यहां पे कोई ग्रेविटी का सिग्निफिकेंस नहीं था, यहां पे ग्रेविटी का सिग्निफिकेंस है. यानी कि दोनों क्या कर रहा है, इन बोथ द केसेस मास आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दे रहा है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन ट्रांसलेटरी कंडीशन दे रहा है.
और ये जो है वो क्या दे रहा है आपको, ग्रेविटेशनल पुल। यानी कि कोई भी बॉडी जब अर्थ पे है तो ये मास आपको बता रहा है कि अर्थ कितनी फोर्स से इसको अपने तरफ खींचा हुआ है। यानी कि क्या दे रहा है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ द पुल, ग्रेविटेशनल पुल। सो यू कैन डिफाइन द ग्रेविटेशनल मास एज द मास ऑफ ए बॉडी which determines the gravitational pull acting upon it due to earth is called gravitational mass. For example, if there is a body putting on the earth, so from the center यहां पे एक फोर्स लगेगा और इसका वेट mg है, तो ये क्या हो जाएगा, mg इंटू जी, और इसके अपोजिट में तो एक फोर्स लग रहा है Fn। तो ये मास जो है ये बता रहा है कि इस बॉडी को अर्थ अपनी तरफ कितने पुल से खींचा हुआ है, सो डैट कि आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूं यहां पे, इसका मतलब मेरा जो भी सेंटर है तो उस सेंटर पे अर्थ कितने क्वांटिटी पुल से, कितने क्वांटिटी से इसको हमको पुल किया हुआ है, सो डैट कि आई कैन स्टैंड। So gravitational mass is defined as, you can write down, the mass of a body which determines the gravitational pull acting upon it due to earth is called gravitational mass. So you can define the gravitational mass from the definition, the mass of the body which determines the gravitational pull acting upon it due to earth is known as gravitational mass. So in the same way, like we have given a certain properties of the inertial mass, so there are few properties of gravitational mass as well. So what is the features or properties of the gravitational mass? You can write down properties of the gravitational mass like what is the first one? Gravitational mass is depending upon the gravity. Or the acceleration of gravity, acceleration due to gravity. यानी कि अगर आप इनर्शियल मास को देखेंगे तो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन ग्रेविटेशनल मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। सेकेंड पॉइंट।
Gravitational mass is also independent from the shape, size and state of the body. Gravitational mass is independent from the shape, size and state of the body. यानी कि ग्रेविटेशनल मास भी किसी भी बॉडी के शेप, साइज और स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है. And one important difference between that of inertial mass and gravitational mass, when any body is keep in contact with other bodies, so the total mass is not same. ये डिफर करता है. इनर्शियल मास में हमने क्या बोला था, कोई भी बॉडी साथ में हो तो इसका मास कंजर्व रहता है. इस केस में ऐसा नहीं होता है. यानी कि इस पे भी ग्रेविटी लगेगा और इस पे भी ग्रेविटी लगेगा. यानी कि उसके मास को ये इफेक्ट करेगा, इस मास को ये इफेक्ट करेगा. तो कैन राइट डाउन, इट इज इफेक्टेड बाय, ग्रेविटेशनल मास इज इफेक्टेड बाय is affected by other bodies when they keep in contact. यानी कि दो बॉडी अगर कांटेक्ट में है तो उसका इनर्शियल मास क्या होगा, इफेक्ट होगा, अफेक्ट होगा. एंड fourth one is inertial mass can be calculated algebraically. यानी कि ये फॉर्मूला जो है F इक्वल टू एम ए, यहां से आप एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं. बट टू फाइंड आउट द एम जी, दैट इज ग्रेविटेशनल मास, you need to take the help of a spring balance. इसको आप एल्जेब्रिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. यू विल हैव टेक द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, यानी कि स्प्रिंग बैलेंस की सहायता से ही इसको आप मेजर कर सकते हैं. सो दीज आर द फ्यू फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल मास एंड वी हैव सीन इन डिटेल ऑफ इनर्शियल मास एज वेल. सो इफ you will be asked question about the inertial and gravitational mass, so you can write the definitions, you can write the features of both, so you will get the full marks. Now in the next lecture we will see the equivalence between that of gravitational mass and inertial mass. Sometimes it is known as law of equivalence. Okay, so in next lecture we will see that one, and I think today's lecture is very clear about our point, that is inertial and gravitational mass. In case of any queries regarding the same, you can ask me in the comment section, but we are not getting comment. It does mean that either you are understand fully or you are understand nothing. अगर आपका कमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप जो समझा रहे हैं उसको फुल्ली समझ रहे हैं, यानी तो कुछ भी नहीं समझ रहे हैं. बट डिसीजन इज योर्स. इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, वेल एंड गुड. इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, देन दिस इज ऑल्सो ओके फॉर मी, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू विल नॉट गिव मी फीडबैक, सो हाउ आई विल नो वेदर देयर इज अ प्रॉब्लम विथ यू और नॉट. ओके, एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो. Okay, thank you.